Hello students. In your previous lecture we completed your chapter 7 जिसके notes आप सभी को WhatsApp group में provide कर दिए गए थे. So today we'll start a new chapter, that is chapter 8 जिसका नाम है gravitation. So gravitation आपको पता है basically ये concept gravitational force से related है, that is force between two objects in the universe. ठीक है, force of attraction between two objects in the universe is called ग्रेविटेशन. तो हम इसके कुछ बेसिक लॉज पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशंस कुछ डेरिवेशंस डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर ने हमारे 3 लॉज दिए थे हमें प्लैनेटरी मोशन से, मतलब मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन से रिलेटेड, कि प्लैनेट्स किस तरह रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं व्हाइल रिवॉल्विंग, वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज लॉ ऑफ ऑर्बिट. इट सेज दैट each planet revolve around the sun in an elliptical orbit. ठीक है, ये कहता है कि जो भी elliptical orbit, जो भी planet sun के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अगर आपका सन सेंटर है, दिस इज योर सन, इफ सन इज योर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, या फिर ऑफ द गैलेक्सी, तो जो प्लैनेट्स हैं उसके इर्द गिर्द हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हैं. इलिप्टिकल मतलब दिस काइंड ऑफ मोशन. ठीक है, थोड़ा सा ओवल शेप इज कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसका सेंटर क्या है, सन. ठीक है, नेक्स्ट वाज योर लॉ ऑफ एरिया. इसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है जहाँ मर्जी तक रिवॉल्व करे, बट हमेशा जो उसका एरिया कवर्ड है वो इक्वल होगा फ्रॉम दी सन. अब देखो ये कैसे, मान लीजिए आपका ये सन है रिप्रेजेंटेड बाय एस, दिस इज योर पॉइंट ए एंड बी, उसी के अपोजिट एक आपका पॉइंट है दैट इज सी एंड डी. ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स देता है. फर्स्ट ये देता है दैट एरिया ऑफ ए बी एस, वेयर एस इज सन. ठीक है, एरिया ऑफ ए बी एस, पार्ट ए बी एस, इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी एस, दिस वन. ठीक है, फिर जो टाइम पीरियड है या फिर टाइम टेकन ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम है वो इक्वल होगा डी टू सी जाने के इक्वल. मतलब आपका टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू डी. फर्स्ट ये एरिया का पॉइंट देता है, सेकंड ये टाइम का पॉइंट देता है, एंड थर्डली इट सेज whenever a planet goes away from the sun its velocity decreases. whenever a planet, जब भी एक planet, उसकी velocity, जब भी एक planet sun से दूर जाता है, planet goes away from the sun, its velocity decreases. ठीक है, मतलब एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज लीस्ट. जहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम होगी. ठीक है, और व्हेन जब प्लैनेट कम्स नियर टू द सन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. ठीक है, जब प्लैनेट सन के पास होगा तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी.
ये 3 पॉइंट जो है आपका लॉ ऑफ एरिया देता है, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज, ठीक है, and the aerial velocity of planet around the sun remain constant which is justified by these 2 points, ठीक है। यहाँ पे जितनी डिक्रीज होगी यहाँ पे उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट एंड योर थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब कि जो आपका टाइम पीरियड है ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। अगर टी आपका टाइम पीरियड है तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सेमी मेजर एक्सिस है सन की उसकी क्यूब के इक्वल, दैट इज योर दिस, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर आपके पास 2 प्लैनेट गिवन है और उनकी जो टाइम पीरियड है दैट इज रिस्पेक्टिवली T1 एंड T2 और जो उनका सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज टू द सन, सेमी मेजर एक्सिस टू द सन इज R1 एंड R2, then their respective ratios can be given as T1 square upon T2 square is equal to R1 cube upon R3 cube। इनमें अगर आपको 3 वेरिएबल्स पता हैं तो आप फोर्स 1 डिराइव कर सकते हो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिनके बेसिस पे हम प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बेसिक लॉज केपलर ने दिए थे। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपके सिलेबस में तो मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशन। तो बेसिक लॉ हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force called gravitational force represented by F which is directly proportional to the product of their masses, ठीक है। उन दोनों के masses के product के equal है and inversely proportional to the square of distance between them। अगर उन दोनों के बीच में distance जो है यहाँ पे R is distance between masses, ठीक है। M1 and M2 is the masses of 2 objects respectively। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है कंबाइनिंग दिस टू कैन बी गिवन एज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं यहाँ से तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वेयर g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and commonly called as gravitational constant, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिवर्सली सेम वैल्यू है, ये कहीं भी चेंज नहीं होती, इट इज़ यूनिवर्सली कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स के हर पार्ट में जो आपका ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं, आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू आउट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now the acceleration caused due to gravitational force is called acceleration due to gravity and is represented by small g। small g से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो फोर्स एक्सर्टेड होती है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली लाई कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस पर जो फोर्स एक्सर्टेड होती है दैट इज नॉर्मली गिवन बाय F = ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
अगर यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज रिप्लेस्ड बाय जी, ठीक है, तो फोर्स आपके पास क्या आ जाती है, F इज इक्वल टू एम जी. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास m1 है, स्मॉल m है, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा मास m का वो कहाँ, सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रहा है, और m कंसिडर कर लेते हैं हम मास ऑफ अर्थ. ठीक है, नाउ r कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन m एंड n, मतलब कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हियर योर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन योर फोर्स बिकम जी एम एम, दैट इज मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड आर स्क्वायर. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो यू हैव एम जी इज इक्वल टू, इक्वेट करोगे सॉरी, आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी. अगर आपको आर यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रहा है, तो आपने आर क्या लेना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो आपका जो है एम, आपको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू क्या है. सो योर जी कम्स आउट टू बी 9.8. एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो योर जी कम्स आउट ऑन द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे कि आपको इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट होता है, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी पे कोई रोल नहीं. जितना भी भारी ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी हल्का ऑब्जेक्ट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी के लिए सेम होगी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ऑब्वियसली, बिकॉज आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. बेसिकली तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ओनली जस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो जी अगर आपका मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका अगर टूवर्ड्स द अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, अगर नीचे की तरफ है तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन योर जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज द मोशन इज in the direction opposite to the gravitational force, then your g will be taken as negative. ठीक है, आप अगर towards the gravity है मोशन तो g पॉजिटिव होगा, अगर away from the gravity है तो आपका g कैसा आएगा, नेगेटिव. your g will be taken as negative. अब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है अंडर ग्रेविटी, आप उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेट्रा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो काइनेमेटिक्स इक्वेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी गिवन एज, पहले तो हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप यहाँ पे सिर्फ a को g से रिप्लेस कर लीजिए. फिर आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय जी टी, and v square minus u square is equal to 2gs. तो ये थी आपकी काइनेमेटिक्स इक्वेशन. ठीक है, तो इन दिस वे योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशंस, दैट इज मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ग्रेविटेशन चैप्टर. In your next chapter we will study how the height and depth, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी पर्टिकुलर हाइट कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करती हैं, या फिर अगर वो अर्थ के अंदर किसी डेप्थ में किसी वेल में जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे इफेक्ट करती है. क्योंकि आज हमने सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू निकाल ली है.
that is 9.8 meter per second square. So thank you. This is all for today.